Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. आई होप कि आप सब ठीक हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो. तो कल वाला आपको टॉपिक समझ आ गया था ना, बाजार अर्थव्यवस्था. और उसके बाद हमारा कंटिन्यू हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र. ठीक है. तो सकारात्मक का मतलब मैंने कल ही बताया था कि पॉजिटिव, और आदर्शक अर्थशास्त्र यानी जो बहुत अच्छा हो. ठीक है, पॉजिटिवली हो और आदर्शक भी हो. यह पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं. ये पहले से ही सब जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है उनको सुलझाने की एक से कई ज़्यादा विधियां होती हैं. और जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं. इसलिए तो कहते हैं किसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है पर उसको हम अलग अलग रास्तों से सुलझा सकते हैं. किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए. तो यहाँ पर वैसा ही है कि केंद्रीय समस्याएं जो हैं अर्थव्यवस्था की, उनको सुलझाने के लिए एक से कई अधिक विधियां होती हैं. ये भिन्न भिन्न क्रिया विधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं. जो ये भिन्न भिन्न क्रिया विधियां हैं ना, वो सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है और उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है. इस कारण ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रिया विधियों में से कौन सी क्रिया विधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी. अब क्या होता है, इससे क्या होगा. ठीक है, वो तो हमको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, केंद्रीय समस्या, और उसको सुलझाने की बहुत सारी विधियां हैं. ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधान में अंतर हो सकता है, पहली चीज. ठीक है, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है. इस कारण ये समझना अत्यंत आवश्यक है. अब हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन वैकल्पिक क्रिया विधियों में से जो जितनी भी क्रिया विधियां हैं अर्थव्यवस्था की समस्या को सॉल्व करने की, उनमें से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी. कौन सी क्रियाविधि ऐसी होगी जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अच्छी होगी. एक प्रॉब्लम थी केंद्रीय समस्या. ठीक है, ये वाली, उसको सुलझाना है हमको. बहुत सारी हमारे पास विधियां हैं. अब हमको ये पता करना है कि कौन सी ऐसी विधि होगी जो इस समस्या को खत्म करने के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छी होगी. ठीक है, आगे देखिए. अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं. हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह भी अध्ययन करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे. अर्थशास्त्र में हम बहुत सारी क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं, ये हम सबको पता है. ठीक है, बहुत सारी विधियां देखते हैं हम उसमें. इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण भी हम करते हैं. हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनमें होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे. यानी अब उन क्रियाविधि जो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी क्रियाविधि का जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका जो परिणाम होगा वो कितना अनुकूल होगा. ठीक है, प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है. अब क्या होता है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इसी आधार पर अंतर किया जाता है कि हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्य का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा उसका मूल्यांकन करने का. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो भी क्रियाविधियां हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं. जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम क्या करते हैं, क्या समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं. अब देखिए, यहाँ समझने वाली एक बात है. ठीक है, चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा समझने वाला आया है ना, वो यही है. तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जो होता है उसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं. ठीक है, उसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि विभिन्न आर्थिक क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं. ठीक है, जो भी आर्थिक क्रियाविधि है वो किस तरह से काम करती हैं. लेकिन अब दूसरी बात क्या आती है,
आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अब इसमें हमको क्या सीखना रहता है कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं, ये विधि हमारे काम के लिए है या नहीं है। तद्यपि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वे सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न हैं जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित हैं तथा इनमें से किसी एक की पूर्णता उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, इन दोनों में से किसी एक को अलग करके समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए दोनों को साथ में लेकर समझना होगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण वो है जिसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न विभिन्न क्रियाविधियां हैं जो अर्थव्यवस्था की वो किस तरह से काम करती हैं। और आर्थिक और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में आपको क्या समझना है कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ज्वाइन करके बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो विभिन्न क्रियाविधियां हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं और ये हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। तो इस तरह से कुछ क्या होता है, हमारा सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, आ गया आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा करवाने की ट्राई करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं क्योंकि दोबारा समझने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारी रिवीजन हो जाएगी और हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पहली कौन सी हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम जो वस्तुएं और सेवाएं जो हमारी होती हैं उनका हम क्या करते हैं, उनका हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि बाजार में इनकी कीमतें किस तरह से निर्धारित होती हैं। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र अब इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इसके उल्टा हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्गत रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि स्तर उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, जो हमारे निर्गत रोजगार हैं, ठीक है, कीमतें किस तरह से निर्धारित होती हैं, रोजगार कितने हो रहे हैं, कितने लोगों को मिल रहे हैं, इस सब का जो आंकड़े होते हैं, इस सब में किसको कितना मिल पा रहे हैं रोजगार, किसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कीमतों का स्तर क्या है, कितना नीचे गिर रहा है, कितना ऊपर उठ रहा है, इस सब का अध्ययन हम काय में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। हम ये जानना चाहते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं तथा उनमें समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार आता है। अब हमको ये जानना है कि सब किस तरह से वो निर्धारित होते हैं और किस तरह से समय के साथ उनमें परिवर्तन आता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है, कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अर्थव्यवस्था में जो निर्गत है कुल उसका स्तर क्या होता है और निर्धारण किस तरह से किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है, क्या अर्थव्यवस्था के संसाधन उदाहरण के लिए श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण क्या है, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है। ठीक है, अतः जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है वैसे समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र अथवा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पढ़ने से ही हमको समझ में आ गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, जो हमारी बाजार व्यवस्था है। ठीक है, जो हम चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, जैसे कोई वस्तु और सेवा, उनको हम किस तरह से मैनेज्ड करते हैं, लोगों को कितनी दी जानी चाहिए, कितनी नहीं दी जानी चाहिए। और अगर हमारे यहाँ जैसे बाजार व्यवस्था होती है तो उसमें चीज़ों की मात्राएं किस तरह से तय की जाती है, मात्राएं क्या होती हैं, किस मात्रा में वो बेची जाती है, किस मात्रा में उसे हम खरीदते हैं। ये हो गई हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी चीज़ की अगर
जैसे कि किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि हुई तो क्यों हुई, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत कितना, हमारी अर्थव्यवस्था में कुल हम निर्गत कितना कर रहे हैं, और निर्गत कर रहे हैं तो उसकी करने की मतलब जो हमारी पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, और हमें निर्गत क्यों करना पड़ रहा है। इस सब का अध्ययन हम काय में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। आपको समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस टॉपिक से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अगर समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उससे मुझे भी लगेगा ना कि हाँ, आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुस्तक की खोज। तो ठीक है, हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पुस्तक की खोज को भी। यह पुस्तक आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधारभूत विचारों से परिचित कराएगी। इस पुस्तक में हम एक वस्तु के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एक वस्तु के लिए बाजार में कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। दूसरे अध्याय में हम उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय में उत्पादन तथा लागत के आधारभूत विचारों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चौथे अध्याय में हम क्या करेंगे, उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पांचवें अध्याय में हम क्या करेंगे, किसी वस्तु के लिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। छठे अध्याय में हम क्या करेंगे, बाजार के कुछ अन्य स्वरूपों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उपभोग, दुर्लभता, बाजार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उत्पादन, उत्पादन संभावनाएं, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र, विनिमय, अवसर, लागत, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, आदर्शक विश्लेषण। इतनी चीजें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। और पुस्तक के बारे में जो बताया है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बुक के बारे में बताया था कि हम किस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, वो सब यहाँ पे बताया है कि हम फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक जो चैप्टर है उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इनको हम सॉल्व कर नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर देंगे। तो देख लीजिए एक बार, आपका चैप्टर सेकंड क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ भी बताया गया है कि हम यहाँ पर दूसरे अध्याय में उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो हम उसी तरह से यहाँ पे बताया है वैसे ही हम अपने सेकंड अध्याय उपभोक्ताओं के व्यवहार का सिद्धांत इसको स्टार्ट कल से कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा जिस तरह से आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आए। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग, और आप लोग पता है वीडियो को देखना बंद मत करिएगा। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपके चैप्टर तैयार होते जाएंगे, और आप छोड़ोगे ना तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।